सीपीसी के तहत आपको जजमेंट या निर्णय के बारे में बताया जा रहा था। निर्णय के बारे में हमने आपको बताया था कि जो जजमेंट हैं या जो निर्णय हैं उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सीपीसी की धारा 2 के क्लाज 9 में। हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि निर्णय का मतलब क्या हुआ, तो बताया गया था कि डिक्री या आदेश के आधारों का कथन ही निर्णय कहा जाता है। निर्णय के बारे में आपका सारवान प्रावधान या प्रिंसिपल जो दिया गया है वह सीपीसी की धारा 33 कल पिछले लेक्चर में बताई गई थी। निर्णय कब सुनाया जाएगा, इसके लिए जो प्रिंसिपल दिया गया है इसमें ये बताया गया है कि न्यायालय सुनवाई पूरी कर लेने के पश्चात जजमेंट सुनाएगा और जजमेंट को फॉलो करते हुए यानी कि निर्णय के अनुसरण में डिक्री पारित की जाएगी। तत्पश्चात आपको बताया जा रहा था कि निर्णय सुनाने का प्रोसीजर क्या होगा, अर्थात निर्णय सुनाने की प्रक्रिया क्या होगी। निर्णय सुनाने की प्रक्रिया का उल्लेख सीपीसी के आर्डर आपका 20 में किया गया है। अब सीपीसी का आदेश 20 से कैसा क्वेश्चन बना है और कैसे आप उसको डील करेंगे, किस राज्य में किस प्रकार का क्वेश्चन बना है, तो आइए देखा जाए सीपीसी का आदेश 20। जहाँ तक सीपीसी के आदेश की 20 की बात है, सीपीसी का आदेश 20 आर्डर यानी कि जजमेंट और डिक्री के बारे में प्रावधान करता है। सीपीसी के आदेश 20 के नियम 1 में यानी कि सीपीसी के आपका आर्डर 20 यानी कि आर्डर 20 रूल 1 के तहत देखिए क्या प्रावधान है। निर्णय कब सुनाया जाएगा, यानी कि जजमेंट व्हेन प्रोनाउंसड, यानी कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, इसका प्रावधान आदेश 20 के नियम 1 में किया गया है। नियम 1 में क्या क्या बातें बताई गई हैं उन सभी बातों को एक एक करके देखना है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार बना है, एमपी में बना है, यूपी में बना है। अच्छे से इसको तैयार रखिए। देखिए बैरट क्या कहता है, न्यायालय मामले की हियरिंग पूरी हो जाने के पश्चात यानी कि जो भी निर्णय सुनाया जाएगा, पहला नियम न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा, यानी कि जो भी निर्णय सुनाया जाएगा वह आपका कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा। यानी कि पहला नियम ये आया कि जो निर्णय सुनाया जाएगा वह न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा। दूसरा ये आया कि निर्णय कब सुनाया जाएगा। अगर कोई पूछे तो आपका जवाब रहेगा सुनवाई या हियरिंग पूरी होने के बाद, यानी कि सुनवाई पूरी होने के बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा, यानी कि जब सुनवाई पूरी हो जाएगी। तीसरा नियम ये आया कि निर्णय आपका ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा कि क्लोज कोर्ट में। तो जो भी निर्णय सुनाया जाएगा वह
खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, यानी कि निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। इसके बाद आया कि निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो अगला नियम आया कि सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत सुनाया जाए, यानी कि हियरिंग पूरी हो गई तो तुरंत सुनाया जाए। तुरंत नहीं सुनाया जाता तो 30 दिन में सुनाया जाए। 30 दिन में नहीं सुनाया जाता तो 60 दिन में सुनाया जाए। और यदि कॉमर्शियल कोर्ट का मामला है, वाणिज्यिक न्यायालय का मामला है, तो ऐसी दशा में कॉमर्शियल कोर्ट यानी कि वाणिज्यिक, अगर वाणिज्यिक न्यायालय का मामला है, कॉमर्शियल कोर्ट का मामला है, तो ऐसी दशा में निर्णय 90 दिन के अंदर सुनाया जाएगा। अब इसी को आपको क्वेश्चन भी बनाना है इतने पर, और एक एक करके समझना भी है। एक एक करके समझने का प्रयास करिए और आपका क्वेश्चन भी बनाया जाए। सबसे पहले निर्णय कब सुनाया जाएगा, कौन सुनाएगा, तो निर्णय कोर्ट द्वारा अर्थात न्यायालय द्वारा सुनाया जाएगा। दूसरा, निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो निर्णय तब सुनाया जाएगा जब हियरिंग कंप्लीट हो गई हो, अर्थात सुनवाई पूरी हो गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि वादी और प्रतिवादी को जो भी बातें अपने पक्ष में कहनी थी, सभी बातें समाप्त हो गई हैं। अब किसी भी पक्षकार को कोई भी बात कहनी शेष नहीं रह गई है, तो हम कहेंगे कि सुनवाई कंप्लीट हो गई है। जब निर्णय सुनाएगा न्यायालय, तो कैसे न्यायालय में सुनाएगा, ओपन कोर्ट में कि क्लोज कोर्ट में, तो निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा। अब यहीं आपको समझना है कि खुले न्यायालय का मतलब क्या हुआ। देखिए, खुला न्यायालय का मतलब ये हुआ कि जितने लोग न्यायालय में कार्यवाही को देखने के लिए, निर्णय सुनने के लिए आ सकते हैं, वे लोग आएंगे, अर्थात सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा। किसी के पीठ पीछे फैसला नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन ये विधि का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, पूर्ण नियम नहीं है। कुछ मामलों में न्यायालय चाहें तो ऐसे कुछ मामलों में कह सकते हैं कि निर्णय बंद कमरे में भी सुना सकता है। अब क्वेश्चन आपका यूपी, बिहार और उत्तराखंड में ये बना है। पिछली बार उत्तराखंड में ये बना कि जो ओपन कोर्ट हैं, अर्थात ये जो खुला न्यायालय हैं, ये खुले न्यायालय का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो खुले न्यायालय का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है, अगर पूछे, ये पिछली बार उत्तराखंड में क्वेश्चन बना था कि सीपीसी में ओपन कोर्ट या खुले न्यायालय का प्रावधान किस सेक्शन में है, तो 153 बी मारेंगे या 153 ख। यही बात एपीओ में पूछा गया था कि सीआरपीसी में ओपन कोर्ट का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो सीआरपीसी की धारा 327 में। और यही बात आपका अभी कहीं पूछा नहीं गया है, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ दे, यानी कि
अगर संविधान में पूछ दे कि हमारा उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट होगा, तो आपका जवाब रहेगा संविधान का अनुच्छेद 145 का खंड 4, यानी कि उच्चतम न्यायालय ओपन कोर्ट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। जो एमपी और राजस्थान का मॉडल है अब वो देखा जाए। निर्णय कब सुनाया जाएगा? तो सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत सुनाया जाएगा, यानी कि तत्काल सुनाया जाएगा, यानी कि उसी समय सुनाया जाएगा, यानी कि अभी के अभी। अभी के अभी का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हियरिंग पूरी हुई वैसे ही जजमेंट सुना दिया जाए। देखिए, सामान्य नियम ये हैं, जनरल रूल ये हैं कि जैसे ही हियरिंग कंप्लीट होती है वैसे ही फैसला सुना देना चाहिए। लेकिन अगर तुरंत फैसला सुनाया नहीं जाता तो उसके लिए आगे नियम बना है। तो पहला नियम याद रखिएगा, अगर पूछे कि निर्णय कब सुनाया जाना चाहिए तो पहला नियम आप तुरंत मारिएगा। अब आया कि तुरंत नहीं सुनाया जाता तो कितने दिन के अंदर निर्णय सुना देना चाहिए? तो जिस दिन सुनवाई पूरी हुई है उस दिन से गिना जाएगा 30 दिन के अंदर। और अगर 30 दिन के अंदर नहीं सुना पाता है न्यायालय निर्णय, तो जिस दिन, यहाँ से गिना जाएगा, जिस दिन सुनवाई पूरी हुई है उसके 60 डेज के अंदर निर्णय हर हाल में सुना देना है। क्वेश्चन का मॉडल समझिए। अब यहाँ अधिकतम कितने दिनों के अंदर न्यायालय को निर्णय सुना देना चाहिए? अधिकतम अवधि पूछे तो 60 डेज मारिएगा। सामान्य नियम पूछे तो तुरंत मारिएगा। लेकिन 2015 में एक संशोधन हुआ है, यानी कि आपका 2015 में एक संशोधन हुआ है कि अगर वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय है तो वह निर्णय याद रखिए कितने दिन के अंदर सुनाया जाएगा। तो कॉमर्शियल कोर्ट का निर्णय है तो अधिकतम सुनवाई जिस दिन पूरी हुई उसके 90 दिन के अंदर सुनाया जा सकेगा। यानी कि कॉमर्शियल कोर्ट अगर आ जाए, वाणिज्यिक न्यायालय, तो अधिकतम पूछे 90 दिन। यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। आइए देखा जाए। आपका कह सकते हैं कि अभी 1-2 नियम इसमें बचे हैं। वह जो नियम बचे हैं वह नियम ये बचे हैं कि जो ये मैं नियम बता रहा हूँ 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, ये नियम आपका हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाने के मामले में ये जो टाइम है ये अप्लाई नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि वह हियरिंग पूरी होने के कितने दिन के अंदर जजमेंट या निर्णय सुनाए। आइए देखा जाए। अगला प्रावधान पर चला जाए। आदेश 20 का नियम 2 देखा जाए। जहाँ तक आदेश 20 के नियम 2 की बात है, अभी आपका उत्तराखंड में अच्छा क्वेश्चन भी बना था। क्वेश्चन का मॉडल भी मैं लगातार बता रहा हूँ। इंटरव्यू में क्या बना है
मेंस में क्या बना है, प्री में क्या बना है, ये सारे मॉडल आपको लगातार बताए जा रहे हैं। अब देखिए आदेश 20 का आपका कह सकते हैं कि नियम 2। आदेश 20 का नियम 2। आदेश 20 का नियम 2 या नियम 2 क्या कहता है, देखिए न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति, यानी कि न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यायाधीश निर्णय लिख दिया है, यानी कि निर्णय लिख दिया है, यानी कि कोई जज था और वह जज निर्णय लिख दिया लेकिन अभी सुनाया नहीं है। लिख तो दिया था लेकिन सुनाया नहीं है, तो समस्या ये आई कि क्या उस न्यायाधीश के पद पर जो नया न्यायाधीश आता है, क्या वह उस निर्णय को सुना सकता है कि नहीं, उस निर्णय को सुना सकता है कि नहीं। यहाँ से आपका अभी उत्तराखंड का मॉडल भी हम बताएंगे, लेकिन आपका ये पहले 2 लाइन समझिए। अगर कोई न्यायाधीश जजमेंट लिख दिया लेकिन लिखने के बाद वह सुनाया नहीं, या तो उसका ट्रांसफ़र हो गया, या वह मर गया, या पागल हो गया, या नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन वह जजमेंट लिख दिया था, तो उसके पद पर नया जज नियुक्त किया गया या नया ट्रांसफ़र होके आया, तो समस्या ये है कि जो नया जज आया है, क्या वह पुराने न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की क्षमता रखता है कि नहीं। तो नया न्यायाधीश पुराने न्यायाधीश द्वारा लिखे गए निर्णय को सुना सकता है, ये याद रखें। अब उत्तराखंड ने देखिए क्या क्वेश्चन बनाया कि एक न्यायाधीश आपका, ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, एक न्यायाधीश निर्णय लिख दिया है, यानी कि निर्णय लिख दिया है लेकिन उसे सुनाया नहीं है। यानी कि एक न्यायाधीश हैं जो निर्णय लिखा तो है लेकिन उसे सुनाया नहीं है, तो वह निर्णय क्या माना जाएगा। तो मैं बता दूं, जब निर्णय सुनाया ही नहीं गया तो भाई निर्णय माना नहीं जाएगा। तो उत्तराखंड ने जो साल्व निकाला, यह माना कि यह उस न्यायाधीश की मात्र और मात्र एक राय मानी जाएगी, उनकी ओपिनियन मानी जाएगी, उनका विचार माना जाएगा। देखिए यहाँ यूपी में क्या क्वेश्चन बना, अभी आगे हम बताएंगे आपका आर्डर 20 रूल 3 से, लेकिन ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकता है कि यदि किसी न्यायाधीश ने निर्णय लिख दिया लेकिन अभी सुनाया नहीं है, तो वह निर्णय क्या माना जाएगा। तो चूँकि जजमेंट अभी डिलीवर नहीं किया गया है, अतः वह जजमेंट माना ही नहीं जाएगा। तो क्या माना जाएगा, उस न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय मानी जाएगी, यानी कि उसका ओपिनियन उस मामले में क्या है,
वह माना जाएगा। ये कहीं बेयर एक्ट में नहीं दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड आयोग ने सिविल जज की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा और जो उत्तराखंड ने सॉल्व निकाला उस आधार पर आपको ये उत्तर बताया जा रहा है। चूँकि ये प्रश्न अभी पहली बार बना है, हो सकता है कि अन्य राज्य भी इसको फॉलो करें, अर्थात अन्य राज्य भी इसको फॉलो करें, यानी कि इस क्वेश्चन को बनाएं। आइए देखा जाए जो सबसे अभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अगले चलेंगे। आदेश 20 का रूल 3 यहाँ से आपका प्री में भी बनता है, इंटरव्यू में भी बनता है, कोरिलेट करके भी बनता है। आदेश 20 का नियम 3 देखा जाए। देखिए, जब भी आदेश 20 का नियम 3 पढ़िए, इसी के साथ आपको तमाम बातें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन आदेश 20 का नियम 3 पहले देख लिया जाए। आदेश 20 का नियम 3 पर गौर किया जाए। इसमें कोरिलेशन भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, लेकिन सबसे पहले बेयर एक्ट को समझा दिया जाए, उसके बाद आपका अच्छे से और कह सकते हैं कि पढ़ाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक बेयर एक्ट की बात है, आपका क्या कहा गया है? जजमेंट टू बी साइंड, यानी कि निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो निर्णय होगा, जो फैसला न्यायालय देगा, जो निर्णय होगा उस पर साइन किया जाएगा, अर्थात वह उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर एक राज्य बना रहा है, इसको गलत ना हो और इसका कोरिलेशन भी ज़बरदस्त करिएगा। न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय पर साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा। पहले हम बेयर एक्ट को तोड़ते हैं, यानी कि आर्डर 20 रूल 3 में क्या कहा गया है। टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिए क्या कहा गया है। पहले उन बातों को हम देखें। देखिए, बेयर एक्ट, निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी न्यायाधीश आपका निर्णय सुनाएगा तो निर्णय सुनाए जाने के बाद कह सकते हैं कि खुले न्यायालय में, यानी कि खुले न्यायालय में, अभी हमने बताया था, खुले न्यायालय में उस पर तारीख, यानी कि निर्णय पर निर्णय दिए जाने की तारीख अर्थात डेट डाली जाएगी। तारीख डालेगा और उसके बाद तारीख डाली जाएगी और निर्णय पर आपका कह सकते हैं कि न्यायाधीश द्वारा तारीख डाली जाएगी और उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर भी किया जाएगा। पहले इतना हम देख लेते हैं आपका। देखिए, यहीं से यूपी, एपीओ और तमाम राज्य क्वेश्चन बना रहे हैं। आपका जब भी इतना पहले देखिए, तब और बेयर एक्ट आगे बताया जाएगा। जब भी इतना पढ़िएगा, आप सीपीसी की धारा 99 को कोरिलेट करिएगा और फिर क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा आपका 465। अच्छे से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है।
सीपीसी में ये प्रावधान देखिएगा तो सीपीसी का सेक्शन 99 देखना है और सीआरपीसी में इस प्रावधान को जब भी पढ़िएगा तो आपका सेक्शन 465 देखना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा इसको अच्छे से जानिए। अभी बेयर एक्ट की आधी बात बताई गई है, आधी इसके बाद बताई जाएगी। जब भी न्यायाधीश निर्णय सुनाएगा तो निर्णय सुनाते समय खुले न्यायालय में उस पर डेट डालेगा और अपना साइन करेगा। अब समस्या जो यूपी, बिहार और उत्तराखंड लगभग प्रत्येक राज्य ने ये बनाया कि एक न्यायाधीश हैं, पहले सिविल मामलों में देखा जाए, एक न्यायाधीश हैं, वह जजमेंट सुना दिया, निर्णय सुना दिया, लेकिन तारीख डालना ही भूल गया या साइन करना ही भूल गया। यानी कि निर्णय तो न्यायाधीश ने सुना दिया, लेकिन उस निर्णय पर आपका यदि साइन छूट जाती हैं या डेट छूट जाता है तो यह जो इनरेगुलरिटी है, यह अनियमितता है, इस पर इसका निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छे से इसको फिर मैं बता दूं, तैयार रखिए, टेक्निकल क्वेश्चन है। फिर एक बार देखिए, यदि न्यायाधीश निर्णय सुना दिया लेकिन निर्णय पर न तो साइन कर पाया न ही तारीख डाला, तो उस निर्णय का क्या महत्व होगा? क्या निर्णय वैध रहेगा कि अवैध हो जाएगा? तो देखिए, आपका एक इस पर कहावत कही जाती है कि अगर विधि में छोटी गलती हो गई है तो वह क्षम्य होती है। यानी कि कानून तुच्छ या छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता, यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। ये सिद्धांत आपका आईपीसी में भी समाहित है और आईपीसी की धारा 95 में, आईपीसी की धारा 95 में, सीपीसी की धारा 99 ये बता देती हैं कि अगर निर्णय सुना दिया गया और साइन या तारीख छूट ही गई हैं तो निर्णय वैध होगा। ये जो अनियमितता हैं, ये जो गलती हैं, ये निर्णय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। अब जो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि निर्णय का सार क्या है, निर्णय सुनाना कि साइन करना? तो निर्णय का जो क्रोड होता है वह सुनाना होता है और साइन तो प्रोसीजरल मामला है, याद रखिए। यानी कि निर्णय का मुख्य पहलू होता है उसे डिलीवर करना, यानी कि सुनाना, न कि साइन करना। यही बात क्रिमिनल मामलों में यूपी एपीओ 2015 में क्वेश्चन बना था, लेकिन सीआरपीसी में जाकर बना था। ये बना था कि एक न्यायाधीश निर्णय सुनाया लेकिन हस्ताक्षर नहीं किया तो निर्णय वैध होगा, अवैध होगा। फिर दिया था कि ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी, दूषित नहीं करेगी। तो मैं फिर बता दूं, सीआरपीसी की धारा 465 ये बताती हैं कि ये जो इरेगुलरिटी हैं, अनियमितता हैं, ये त्रुटि हैं, वह कार्यवाही को स्टार्ट करें, बोलिएगा। देखिए, आपको सीपीसी में आपका आर्डर 20 रूल 3 चल रहा है, आर्डर 20 रूल 3। देखिए, इसमें आपका
अब हमें अभी आदेश 20 का आपका नियम 3 चल रहा है। देखिए, इसमें हमने अभी आधी बातें बताई थी, अब आधी बातें और आपको जाननी है। देखिए आगे क्या बताया गया है, फिर एक बार हम बेरक बता दें। निर्णय सुनाए जाने के समय न्यायाधीश उस पर खुले न्यायालय में तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा, इसको हमने बताया। आगे देखिए, और जब उस पर एक बार हस्ताक्षर कर दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब उस निर्णय पर एक बार आपका साइन कर दिया गया, यानी कि एक बार उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, एक बार साइन कर दिया गया, एक बार आपका हस्ताक्षर कर दिया गया, तब धारा 152 यानी कि तब धारा 152 के तहत या पुनर्विलोकन धारा 152 के तहत या पुनर्विलोकन के सिवाय, माने इसके एक्सेप्ट या अलावा, उसमें न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न ही कोई परिवर्धन किया जाएगा, यानी कि न तो कोई परिवर्तन किया जाएगा और न ही कोई आपका परिवर्धन किया जाएगा, यानी कि न तो कोई परिवर्धन किया जाएगा, यानी कि परिवर्तन मतलब चेंजिंग और परिवर्धन मतलब कुछ ऐड करना नया। देखिए आपका यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, और इसको जब भी आप पढ़िए आपका कुछ को रिलेट करके पढ़ना है। कैसे को रिलेट करके पढ़ना है उसको मैं बता रहा हूँ। जब भी इसको पढ़िएगा आपको रिलेट करके पढ़िएगा। निर्णय का रिव्यू या पुनर्विलोकन पढ़ना है। इसके लिए आपका तमाम सेक्शनों को जोड़ा जाएगा। पुनर्विलोकन में आपका सीपीसी में जो जोड़ के पढ़ना है, ये तो आदेश 20 नियम 3 पढ़ना है। इसके बाद सीपीसी की धारा 114 पढ़ना है और रीड विथ यानी कि R/W सीपीसी का जो आर्डर हैं 47 पढ़ना है। इसी के साथ आपको सीआरपीसी की धारा यानी कि सीआरपीसी की धारा 362 भी पढ़ना है। इसी के साथ आपको संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना है और संविधान का अनुच्छेद यानी कि संविधान का अनुच्छेद आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है 137 और फिर आपका जो पढ़ना है 142 यानी कि संविधान का भी अनुच्छेद पढ़ना है 137 और 142। देखिए कह करके पहले सीपीसी में समझा दिया जाए तब इत्यादि को बताया जाए। आदेश 20 रूल 3 में ये बताया गया है कि जब एक बार निर्णय सुना दिया गया, साइन कर दी गई और तारीख डाल दी गई, तो ऐसी दशा में सामान्य नियम ये है कि न्यायाधीश द्वारा उस निर्णय में न तो कोई परिवर्तन लाया जाएगा न ही कोई परिवर्धन। इसका मतलब ये हुआ कि न तो न्यायाधीश उस निर्णय में कुछ चेंजिंग ला सकता है और न ही
उस निर्णय में कह सकते हैं कि कुछ ऐड कर सकता है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं जहाँ के निर्णय में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्धन हो सकता है, और वह अपवाद हैं सेक्शन 152 CPC और दूसरा रिव्यू या नज़रसानी या पुनर्विलोकन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि CPC के तहत सिविल मामलों का पुनर्विलोकन हो सकता है। पुनर्विलोकन हम बताते हैं, अभी पहले सेक्शन 152 को देख लिया जाए। CPC की धारा 152 बताती है कि निर्णय सुनाए जाने के पश्चात अगर निर्णय में कोई क्लर्कियल या मैथमेटिकल डिफेक्ट हैं, यानी कि कोई आपका कह सकते हैं कि गणितीय या लिपिकीय त्रुटि हो गई है, तो न्यायाधीश निर्णय पर साइन करने और निर्णय सुनाने के बाद भी उस त्रुटि को, उस मिस्टेक को सुधार सकता है। और दूसरा पुनर्विलोकन है। पहले पुनर्विलोकन समझिए। सिविल मामलों में न्यायाधीश अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है। पुनर्विलोकन का मतलब ये हुआ कि सामान्यतः उसी न्यायाधीश द्वारा पुनः उस मामले में सुनवाई करके निर्णय सुनाना। यानी कि जब एक बार न्यायाधीश निर्णय दे दिया तो वह न्यायाधीश पुनः उस मामले को दोबारा सुनेगा रिव्यू में और पुनः जजमेंट सुनाएगा। इसी को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कहा जाता है। CPC में पुनर्विलोकन के बारे में सब्सटेंसिव प्रावधान या जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, सिद्धांत दिया गया है, वह CPC की धारा 114 में दिया गया है 114। जबकि रिव्यू के बारे में जो प्रोसीजर हैं, जो प्रक्रिया दी गई हैं, वह CPC के आर्डर 47 में दी गई है। इसके बाद आइए, अभी APO में पूछा भी गया था जे में, CRPC में यानी कि क्रिमिनल CRPC की धारा 362 ये बताती हैं कि आपराधिक मामलों में निर्णय का रिव्यू नहीं हो सकता। यानी कि आपराधिक मामलों में रिव्यू पर, पुनर्विलोकन पर CRPC की धारा 362 प्रतिबंध लगाती है। हाँ, क्लर्कियल और मैथमेटिकल जो मिस्टेक हैं वह क्रिमिनल कोर्ट सुधार सकता है, लेकिन अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की क्षमता आपका क्रिमिनल मामलों में नहीं है। इसका एक उदाहरण अच्छे से देखिए। यानी कि अब मॉडल पहले देख लिया जाए तब उदाहरण। भाई मॉडल भी ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। उत्तराखंड, UP, AP और MP तमाम राज्यों ने पूछा कि CRPC के तहत किसका प्रावधान नहीं है। CRPC के तहत किसका प्रावधान नहीं है, और ऑप्शन दिया गया रेफरेंस या निर्देश, दूसरा अपील, तीसरा आपका दिया गया रिवीजन या पुनरीक्षण, और चौथा रिव्यू या पुनर्विलोकन। तो आपका जवाब रहेगा CRPC के तहत पुनर्विलोकन का, रिव्यू का प्रावधान नहीं है। आइए एक उदाहरण देखा जाए। मान के चलिए कि लालू यादव जी पर ही उदाहरण देखा जाए। एक
लालू यादव जी को चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने निर्णय सुनाया और उन्हें दोष सिद्ध ठहराया। इसके बाद सज़ा भी दी, कह सकते हैं। अब क्या जो न्यायाधीश सज़ा दिया था, समस्या ये आई कि क्या वह न्यायाधीश अपनी द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की क्षमता रखता है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि अपनी द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने से सीआरपीसी की धारा 362 प्रतिबंध लगाती है। हाँ, वह न्यायाधीश अगर कोई निर्णय में मैथमेटिकल या क्लर्कियल मिस्टेक हो गया हो तो उस मिस्टेक को ज़रूर सुधार सकता है, लेकिन दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में कन्वर्ट अब करने का उसके पास पावर नहीं है। लालू यादव जी के साथ घटनाएं घटती रहती हैं। आपका देखिए, इनका उदाहरण एक बता दिया जाए, किसी को बुरा न लगे भाई। ये जो उदाहरण मैं बताता हूँ ये कानून को समझाने के लिए बताया जाता है, न कि किसी के दिल पर हर्ट हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बताया जाता। लालू यादव जी के साथ एक समस्या ये आई कि ये कहिए कि जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया उसी जेल में वो सज़ा काटने पहुंच गए। तो जब सज़ा काटने यानी कि जिस बिल्डिंग का उन्होंने फीता काट के उद्घाटन किया, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि उसी बिल्डिंग में जाकर और आम कैदियों की तरह हमें जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन किस्मत देखिए, जिस जेल का उद्घाटन किए उसी जेल ने उन्हें बुला लिया कि आइए हमारा उद्घाटन किए हैं तो कुछ दिन यहाँ तो बिताइए। तो कैदी भी खुश, जेलर भी खुश था। इसलिए खुश था कि एक मुख्यमंत्री आ गया हमारी जेल में। तो अलग बात है, आगे कभी कहानी डिटेल में बताई जाएगी। आइए संविधान देखा जाए। देखिए, जहाँ तक संविधान का प्रश्न है, आपका 2 अनुच्छेद ज़रूर पढ़िएगा। अनुच्छेद 137 पढ़िएगा और फिर 142। अनुच्छेद 137 में भारत के उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति दी गई है कि वह अपनी द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामलों में निर्णय दिया, क्रिमिनल में दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उच्चतम न्यायालय सभी मामलों में रिव्यू करने का, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की क्षमता रखता है। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर संविधान का अनुच्छेद आपका 137 देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा ग्राफ से समझिए तो सही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में पहली बार निर्णय सुना दिया, तो पहली बार निर्णय सुना दिया तो फिर दोबारा जाइए, दूसरी बार निर्णय उस पर विचार करके सुनाया। अब ये समस्या आई कि दूसरी बार निर्णय सुनाया तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 137। देखिए, अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा, अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा के केस में उच्चतम न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन उपचारात्मक याचिका का सृजन किया और ये सृजन संविधान के अनुच्छेद
142 का सहारा लेकर अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करके कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हमारे द्वारा दिए गए निर्णय से अन्याय हो तो हम अपने ही निर्णय पर फिर से एक बार विचार कर सकते हैं और एक ही मामले में तीसरी बार हम जजमेंट सुना सकते हैं। जो तीसरी बार जजमेंट सुनाया जाएगा तो पहली बार निर्णय सुनाया गया, उसके बाद दूसरी बार उस निर्णय का पुनर्विलोकन करके निर्णय सुनाया गया और तीसरी बार आपका कहा जाएगा उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय के पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि रिव्यू कर सकता है। एक दो उदाहरण इस पर देख लिया जाए। आपका लास्ट में एक दो उदाहरण हम बता दें। आपका सबसे ज़्यादा उदाहरण अफजल गुरु पर आपका आता है। आप देखे होंगे कुछ विश्वविद्यालयों में ये नारा लगता है, जैसे जेएनयू हो गया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि जेएनयू वाले ऐसा नारा क्यों लगाते हैं? इसको हम बता रहे हैं। अफजल गुरु के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्णय सुना दिया। फिर रिव्यू अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विलोकन के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार भी निर्णय सुना दिया और फांसी की सज़ा बरकरार रखी। अब जो संसद हमले में जो शहीद हुए थे आपका हमारे वीर सिपाही, अब सरकार टाल मटोल कर रही थी फांसी में, तो उनकी विधवाएं जाकर आमरण अनशन शुरू कर दी कि हमें भी जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। जल्दी से जल्दी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया जाए। तो सरकार आनन फानन में रातों रात सुबह तक आपका जल्दी ही अफजल गुरु को फांसी पर लटका दी और घर वालों को लाश देने से भी इनकार कर दिया। अब यहाँ जो हम संविधान के तौर पर देखेंगे, इसीलिए ये नारा लगाते हैं अफजल गुरु के समर्थक कि जो ये एक अभी अफजल गुरु के पास एक बचाव का और मौका था, वह क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका, और यानी कि तीसरी बार वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता था और अपने पक्ष में दलीलें देकर बचाव कर सकता था, लेकिन यही काम मिस हो गया, ये काम हो नहीं पाया। इसीलिए अफजल गुरु के बारे में ये नारा लगाया जाता है। दूसरा उदाहरण निर्भया कांड का हम देख सकते हैं। निर्भया कांड में जो चारों दोषी थे जिनको फांसी दी गई, अब ये गलती नहीं की गई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, दूसरी बार सुनाया, तीसरी बार सुनाया और अन्याय न हो अभियुक्त के साथ भी। इसलिए रात में सुप्रीम कोर्ट बैठा और रात में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, यानी कि पूरी प्रक्रिया का अब पालन किया जाता है। धन्यवाद।